गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक्षा में। तो भैया हमारा लैंड लॉ जो है वो चल रहा था, उसके अंदर आज हमारा बिल्कुल एक नया टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है। देखो, अर्बनाइजेशन इश्यूज़ वाला टॉपिक जो है हमने 2 वीडियोस में कवर कर लिया है। ठीक है जी, पहले इशू समझ लिया, उसके बाद उनका सोल्यूशन समझ लिया। अब जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 नाम से समझ आ रहा है। लैंड एक्विजिशन एक्ट, कुछ लैंड को एक्वायर करने की बातचीत होगी इस एक्ट के अंदर। तो बिल्कुल जी, तो समझ आ गया जी हमारे को इसको। अब इसमें इंट्रोडक्शन देखते क्या है। कह रहा है लैंड एक्विजिशन इज द प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट फोर्सिबली एक्वायर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस विदाउट द कंसेंट ऑफ लैंड ओनर। नाम समझ आ गया, मतलब टॉपिक समझ आ गया इसके नाम से, है ना। कुछ लैंड एक्वायर की बातचीत चलने वाली है। लैंड एक्विजिशन हमने सबसे पहले स्टार्टिंग वीडियो में यही समझा कि लैंड एक्विजिशन है, कुछ लैंड को एक्वायर करने की बातचीत चलने वाली। कौन करेगा, किसकी करेगा, क्यों करेगा, ये सब नहीं पता चला था। एक लाइन में इसने पूरा समझा दिया इसके अंदर कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर क्या पढ़ने वाले तुम। गवर्नमेंट जो है प्राइवेट लैंड को, मतलब हम जैसे लोगों की लैंड को एक्वायर करेगी गवर्नमेंट पर्पस के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए। ठीक है जी, विदाउट आवर कंसेंट। तुम कहोगे यार ये तो बड़ी गलत बात है, और तो लूटापाटी मचा दे गवर्नमेंट। कई क्वेश्चन आ रहे होंगे दिमाग में, देखते हैं जी क्या कह रहा है। कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टी इज द नेचुरल एंड इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल। पहले के समय में था, अब हटा दिया उसे कॉन्स्टिट्यूशन से। देखेंगे इसको आगे। दिस राइट ऑफ इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट्स विद द राइट ऑफ द स्टेट टू एक्वायर प्रॉपर्टी अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ एनवायरमेंट डोमेन। तो यहाँ पर अब देखो राइट टू प्रॉपर्टी अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है कि यार हर किसी का हक है भाई प्रॉपर्टी खरीदना, बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातें लगती हैं ये सुनने में। लेकिन अगर सारी प्रॉपर्टी हम लोग ही ले जाएं, क्योंकि जनता इतनी है और जगह इतनी सी है, उसमें इतनी सारी जनता है, सारी अगर वो ले जाएगी तो डेवलपमेंट कैसे होगी, इंडस्ट्रीज कैसे बनेंगी, हमको एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, मेट्रो कैसे बनेगी, वही चीज़ हो गई ना। तो व्हेन द नीड अराइजेज इंडिविजुअल मे रिक्वायर टू रिलिंक्विश ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी सो लॉन्ग एज दे आर गिवन जस्ट कंपनसेशन। जस्ट कंपनसेशन मतलब उतने जितना वो सेटिस्फाई हो जाए, है ना। तो ऑब्वियसली अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा यार ऐसे लूटा पार्टी जी, तो उसका आंसर भी दे दिया इसने कि भैया गवर्नमेंट तुम्हें कंपनसेट करेगी तुम्हारी प्रॉपर्टी को लेने के लिए फॉर द पब्लिक पर्पस। अब इसमें जो है हमारा एक ये आ जाता है, क्या बोलते हैं, मैक्सिम। कह रहा है, अब यार ये मैक्सिम प्रोनाउंसिएशन में बड़ी दिक्कत होती है मेरे ना, जीप तो तला जाती है। सेलस पॉपुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स। मैं काम करता हूँ, स्पेलिंग बोल देता हूँ, वो तुम लिख लो, SALUS। ठीक है जी, सेलुस क्या बोलेंगे इसे, POPULI, पॉपुली, ओए पॉपुली ऐसे बोलते हैं ना, पॉपुली EST सुप्रीमा SUPREMALEX। क्या मतलब है जी इसका। कह रहा है इट मीन्स वेलफेयर ऑफ द पीपल इज ओनली कंसिडरेशन मे बी सेड टू द कॉर्नर स्टोन ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड रिगार्डलेस ऑफ पब्लिक वेलफेयर इज द हाईएस्ट लॉ। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती, समझ मुझे पता है कुछ नहीं आया होगा तुम्हें कुछ नहीं है, इसका मोटा मोटा मतलब यही है कि जो पब्लिक वेलफेयर है वो सबसे उच्च पद का कानून है। वाह, कितनी अच्छी बात बोल दी मैंने। सो वन ऑफ द एसेंशियल प्रीक्विजिट फॉर एक्सरसाइज ऑफ द पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी इज टू बी टेकन ओनली फॉर पब्लिक यूज और पर्पस। तो यहाँ पर हमने ये बात तो बोल दी, पब्लिक वेलफेयर सबसे ऊंच पद का ये है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन इसके अंदर जो पब्लिक यूज और पब्लिक पर्पस को क्या डिफाइन करा गया, उसी चीज के लिए ही प्रॉपर्टी ली जानी चाहिए। अभी वो क्या है क्या नहीं है वो आगे डिस्कस करेंगे। इसका एक बार पहले हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसका। कह रहा है फर्स्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड इन इंडिया वाज द बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1824। सबसे फर्स्ट पीस ऑफ दिस लेजिस्लेशन जो लैंड की बातचीत, एक्वायर की बातचीत शुरू हुई थी, वो हमारी बंगाल रेगुलेशन 1824 के अंदर शुरू हो चुकी थी। क्या था, लैंड एक्विजिशन एक्ट पास्ड इन 1894। ठीक है जी, 1824 से बातचीत शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1894 में आते आते जो है हमारा यहाँ पर बना है। द एक्ट स्पेसिफिकली mentioned the acquisition would take place for public purpose only. ठीक है जी, so the act went through many amendments in 1914, 1990, 1920, 1921, 23, 33, etc. etc. But its original nature remained intact कि public purpose के लिए ही जो है तुम लोगों से लैंड या उनकी प्रॉपर्टी ले सकते हो। So the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013, इसको हम शॉर्ट में पहले ही तुम्हें बता दूं, कभी कभार ये पेपर में भी पूछा जाता, फिर बोलोगे यार प्रतीक ने तो पढ़ाया नहीं, BBALLBGYAN ने तो पढ़ाया नहीं।
लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, जिसको हम LARR भी बोलेंगे, ठीक है जी, 2013। क्या है, कह रहा है इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द प्रोविजन ऑफ द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड रिड्यूस हार्डशिप्स टू द ओनर्स of the land and other person dependent upon such land, it was necessary to repeal the 1894 Act and to replace it with the new Act with adequate provision for rehabilitation, resettlement for the affected person and families. 1894 के एक्ट में बेसिकली उसको सिर्फ गवर्नमेंट की निगाह से बनाया गया था कि मतलब गवर्नमेंट को मिल जाए लैंड, उसमें डेवलपमेंट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन जो फैमिलीज अफेक्ट हो रही हैं, जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जिनसे तुम लैंड ले रहे हो पब्लिक पर्पस के लिए, उनके हित के लिए कुछ नहीं था। तो उसको रिपील करके 1894 वाले को रिपील करके 2013 में बनाया गया LARR एक्ट, ठीक है जी। अब देयरफॉर द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल 2011 वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन 7 सितंबर 2011। 7 सितंबर 2011 में बिल को लाया गया, फिर वो एक्ट बाद में कन्वर्ट हो गया। सो द बिल वाज पास्ड ऑन 29 अगस्त 2013 एंड बाय द राज्यसभा ऑन 14 सितंबर 2013, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 26 सितंबर 2013। तो ये कुछ डेट है, तुम उसमें कॉपी में नोट कर सकते हो। तो 2013 में बेसिकली 26 सितंबर 2013 में इसको असेंट मिल गई प्रेसिडेंट की, और 1 जनवरी 2014 के अंदर जो है ये फोर्स में आ चुका था। तो भैया बेसिकली बना तो 2013 में ना, सब चीज़ों के असेंट वगैरह, लोकसभा, राज्य और ये प्रेसिडेंट के साइन वाइन सब कुछ हो गए, तो इसलिए 2013 बोल देते हैं हम इसको। फोर्स में ये 1 जनवरी 2014, 1 जैन 2014 में आया था। अब सेलेंट फीचर ऑफ द LARR एक्ट, अब मैं जहाँ पर भी आगे जाऊँगा मैं इसको LARR ही बोलूँगा, तो मैं पहले ही मैंने क्लियर कर दिया, फिर तुम ये बोले LARR क्या होता है। सो सेलेंट फीचर ऑफ LARR एक्ट 2013 क्या है जी, दिस लॉ इज बीइंग एनेक्टेड अंडर द कंकरेंट लिस्ट एंड द स्टेट कैन ब्रिंग देयर ओन लॉस ऑन द सब्जेक्ट विदाउट द डेरोगेटिंग फ्रॉम द सेंट्रल लॉ। कंकरेंट मतलब दोनों कर सकते हैं, सेंटर स्टेट, ठीक है जी। सो नो लैंड कैन बी एक्वायर्ड इन शेड्यूल्ड एरियाज विदाउट द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभास क्या हो रहा भाई, ग्राम सभास, एंड नो वन शैल बी डिस्पोज्ड until and unless all payments are made and alternative sites for resettlement and rehabilitation have been prepared। मतलब वही कहना चाह रहे हैं, जो भी नोटिफाइड एरियाज हैं उनको विदाउट द कंसेंट ऑफ ग्राम सभास तुम नहीं एक्वायर कर सकते। दूसरी चीज़, जो भी तुमने एक्वायर करा है वो जब तक मैटर बंद नहीं होगा, जब तक तुम उन फैमिलीज को फेयर कंपनसेशन ना दे दो, या फेयर जो है तुम उसको दूसरी जगह ना दे दो कि भाई तुम हमें ये लैंड चाहिए मैटर बनाने के लिए, तो हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी बना रखी है, जो भी इस लाइन में, इस बेल्ट में जितने भी इफेक्ट हो रहे हैं वो सारे उधर ट्रांसफर हो जाओ, वो भी इतने देखो, इतने गज गई, इतने फलाना, मतलब एक फेयर सेटलमेंट हो जाए। सो द बिल प्रपोज्ड to provide compensation to those who are dependent on the land being acquired for their livelihood, ठीक है जी। So the land can be acquired for private project, public private partnership जिसको PPP बोल देते हैं, and for government project provided it for the public purpose। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पर लिखे मिल जाएंगे, अगर आप देखना चाहो तो। मैंने यहाँ पर मोटा मोटा जो है यहाँ पर आपको समझा दिया कि ये एक्ट कहना क्या चाह रहा है बेसिकली। अब एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट सेक्शन 2 कह रहा है क्या, कहाँ एप्लीकेबल है ये, कह रहा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक्वायर्स लैंड फॉर इट्स ओन यूज, होल्ड एंड कंट्रोल इंक्लूडिंग लैंड फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड फॉर पब्लिक पर्पस। तो ठीक है जी, तो द अप्रोप्रिएट वही पब्लिक पर्पस के लिए यूज होगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक्वायर्स लैंड विद द अल्टीमेट पर्पस टू ट्रांसफर इट फॉर द यूज ऑफ प्राइवेट कंपनीज फॉर स्टार्टेड पब्लिक पर्पस। कभी कभार सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती, उनको प्राइवेट का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली वो हो पब्लिक पर्पज ही रहा है ना जी। तो वो चीज़ हो गई, जैसे अमूल और मदर डेयरी का आप लगा लो, दूध कौन बेच रहा है, तो मदर डेयरी तो फुल्ली गवर्नमेंट है, अमूल तो प्राइवेट है, लेकिन है पब्लिकली जरूरी है भाई, दूध तो जरूरी है, एसेंशियल। तो इस तरीके से इसको कुछ एग्जांपल से समझ सकते हो। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक्वायर्स लैंड फॉर इमीडिएट एंड डिक्लेयर्ड यूज बाय प्राइवेट कंपनीज फॉर पब्लिक पर्पज। तो वही चीज़ हो गई जी। अब अभी 9 मिनट हुए हैं, चलो कंटिन्यू रखते हैं। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक पर्पस, यहाँ पर देख लेते हैं पब्लिक पर्पस की डेफिनेशन। इतनी बातचीत हमने कर ली है कि एक्वायर कर लिया पब्लिक पर्पस के लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, प्राइवेट को दे दिया, लेकिन पब्लिक पर्पस है, इतनी सारी घुमा के बातें कर। पब्लिक पर्पस क्या है भैया, ये तो बता दो। कह रहा है पब्लिक पर्पस 3-4 पॉइंट्स में बांटे हुए हैं। फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस हो सकता है पहला पॉइंट, जिसके अंदर नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स, ये सब हो सकता है जी। मतलब कंट्री की सुरक्षा पे बात आ गई भाई, तो स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए तुम लैंड एक्वायर कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट फॉर पब्लिक पर्पस, ठीक है जी। प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग एग्रो प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। प्रोजेक्ट्स फॉर माइनिंग इंडस्ट्रियल्स,
तो वो चीज़ आ सकती है। माइनिंग के अंदर होगा, इंडस्ट्रीज़ बनानी। प्रोजेक्ट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, जैसे ये डीडे वीडे का फ्लैट होते हैं। प्रोजेक्ट्स फॉर स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, टूरिज्म एक्सेट्रा। तो ऐसे कई लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी, मोटे मोटे यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, जो अकेडमिक पर्पज़ के लिए सफिशिएंट है। अब देखते हैं सेक्शन 2 के 2 का बी क्या कह रहा है। बी, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट टू एक्विजिशन बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर इंटरनेशनल एंटिटीज़ फॉर पब्लिक पर्पस। तो वो भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल एंटिटीज़ को भी दिया जा सकता है, लेकिन पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए। इन द केस ऑफ एक्विजिशन फॉर प्राइवेट एंटिटीज़ फॉर पब्लिक पर्पस, द प्रायर कंसेंट ऑफ एट लीस्ट 80% ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज आर नेसेसरी। तो जितने भी उस बेल्ट में लोग आ रहे हैं कि जिनके घर छिनने वाले हैं, उनको हालांकि कंपनसेशन दी जाएगी, तो उसमें से 80% लोगों ने हामी भर दी हो, तो उस केस में तुम कर सकते हो। ठीक है जी। बाकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। जैसे अफेक्टेड फैमिली कौन होता है, सेक्शन 3 का सी बोल रहा है। इस सेक्शन 3 में डेफिनेशंस दी हुई हैं, उसका 3 का सी बोल रहा है वो बंदा जो जिसकी प्रॉपर्टी ले रही गवर्नमेंट, वो चीज़ हो गई हैव बीन एक्वायर्ड, तो वो अफेक्टेड हो गई। फिर दूसरा इसमें आ जाता है अपना एग्री लैंड, जो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, नाम से समझ आ रहा है, लैंड यूज फॉर गेजिंग ऑफ कैटल्स, ग्रेजिंग ऑफ कैटल। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, मतलब जो कंपनसेशन फैमिलीज़ को दी जा रही है, क्योंकि कंपनसेशन हमें मिल रही है लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो वो कॉस्ट हो गई ना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अरे यार इसमें नोट्स खत्म हो गए इस कॉपी में। मैं वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, लेकिन इसको मैं अटैच कर दूँगा। मतलब यार 11 मिनट की हो गई वीडियो, ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। मैं काम करता हूँ, इसको यहीं रोकता हूँ, अगले इसमें कंटिन्यूशन भी करेंगे इस टॉपिक को, लेकिन डालता अलग हूँ क्योंकि बहुत बड़ी होगी, तुम लोग भी बोर हो गए होगे अब तक, कुछ जाके खाना वाना खाया हो। आउटरो सिंपल सा दे देते जी, सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं करा तो कर लो ऑब्वियसली, और डिस्क्रिप्शन खोल के देख लेना, वहाँ मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। चलो जी, थैंक फॉर शुड BBALLBGYAN, प्रतीक मैं साइन गॉड, बाय, टेक केयर, एंड या कोरोना से बच के। इंस्टाग्राम ANDRO_GOY सर्च कर लेना, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाएंगे।